इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जीवित रहने के लिए ब्रीथ करते हैं, परंतु जीवन के लिए ब्रीदिंग इतना आवश्यक क्यों है? जब हम ब्रीथ करते हैं तब क्या होता है? क्या प्लांट तथा माइक्रोब सहित सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग करते हैं? यदि ऐसा करते हैं तो कैसे? डेली लाइफ एक्टिविटी को करने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसे एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग एक्सेट्रा। यह सभी एनर्जी कहाँ से आती है? हम जानते हैं कि एनर्जी के लिए हम फूड खाते हैं, परंतु फूड से एनर्जी कैसे प्राप्त होती है? ये एनर्जी कैसे यूटिलाइज की जाती है? क्या सभी फूड में एनर्जी का अमाउंट सेम होता है? क्या प्लांट फूड लेते हैं? प्लांट अपनी एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपनी एनर्जी की आवश्यकता के लिए क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भोजन करते हैं? आपको ऊपर दिए गए कई सवालों पर आश्चर्य हो रहा होगा। ये आपसी में काफ़ी डिसकनेक्टेड दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रीदिंग की प्रोसेस तथा फूड से रिलेटेड होने वाली एनर्जी के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन होता है। आओ कोशिश करें और समझें यह कैसे होता है। लाइफ प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी समस्त एनर्जी कुछ मैक्रोमोलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है, जिन्हें फूड कहते हैं। सिर्फ ग्रीन प्लांट तथा साइनोबैक्टीरिया ही फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ग्रीन प्लांट लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको वे कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज तथा स्टार्च के बॉन्ड में स्टोर करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ग्रीन प्लांट में भी सभी सेल, टिश्यू तथा ऑर्गन में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। केवल क्लोरोप्लास्ट वाली सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, जो अधिकतर सुपरफिशियल लेयर में स्थित होती है। ग्रीन प्लांट्स में जो पार्ट नॉन ग्रीन होते हैं, उन्हें ऑक्सीडेशन के लिए फूड की आवश्यकता होती है। अतः फूड सभी नॉन ग्रीन प्लांट में ट्रांसलोकेट होना चाहिए। एनिमल हेटेरोट्रोपिक होते हैं, अर्थात एनिमल फूड को डायरेक्टली हर्बीवोरस या इनडायरेक्टली कार्निवोरस प्लांट से प्राप्त करते हैं। सेप्रोफाइट जैसे फंजाई डेड या डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहते हैं। यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि लाइफ प्रोसेसेस हेतु रेस्पिरेशन के लिए समस्त फूड फोटोसिंथेसिस द्वारा प्राप्त होता है। इस चैप्टर में सेलुलर रेस्पिरेशन अथवा सेल में फूड मटेरियल के टूटने से निकलने वाली एनर्जी की मैकेनिज्म तथा एटीपी की सिंथेसिस को समझाया गया है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है, जबकि एनर्जी प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कार्बन कार्बन बॉन्ड को ऑक्सीडेशन द्वारा तोड़ने से पर्याप्त मात्रा में एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। वह कंपाउंड्स जो इस प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होते हैं, परंतु कुछ प्लांट्स में प्रोटीन, फैट, यहाँ तक कि ऑर्गेनिक एसिड भी सर्टेन कंडीशन में प्रयोग के होते हैं। एक सेल में ऑक्सीडेशन के दौरान रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में मौजूद पूरी एनर्जी सेल में फ्री रिलीज नहीं की जाती या सिंगल स्टेप में रिलीज नहीं होती है। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन की सीरीज में रिलीज होती है और ये केमिकल एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ट्रैप हो जाती है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन द्वारा निकलने वाली एनर्जी डायरेक्टली यूज में नहीं आती या पॉसिबली नहीं भी हो सकती है, किंतु यह एटीपी के सिंथेसिस में काम आती है तथा जब भी जहाँ भी आवश्यकता होती है एटीपी के ब्रेकडाउन से प्राप्त होती है। इस कारण से एटीपी सेल के लिए एनर्जी करेंसी का काम करती है। एटीपी में ट्रैप्ड एनर्जी ऑर्गेनिज्म की विभिन्न एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस में यूज़ होती है। रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाले कार्बन स्केलेटन सेल में दूसरे मॉलिक्यूल की बायोसिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर के रूप में काम आते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.1 डू प्लांट ब्रीथ के बारे में। हेडिंग 14.1 डू प्लांट ब्रीथ। इस क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तथा प्लांट्स CO2 बाहर निकालते हैं। इस कारण प्लांट्स में एक ऐसा सिस्टम होता है जो ऑक्सीजन O2 की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित इंश्योर करता है। प्लांट में एनिमल की तरह गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं, बल्कि इस पर्पस के लिए प्लांट्स में स्टोमेटा तथा लेंटिसेल्स होते हैं। प्लांट बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन के कैसे रेस्पिरेशन कर सकते हैं? इसके कई रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, प्लांट का प्रत्येक पार्ट अपनी गैस एक्सचेंज नीड का स्वयं ध्यान रखता है। प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गैसेस का ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है। सेकेंड, प्लांट में गैसियस एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। रूट, स्टेम तथा लीव्स एनिमल की तुलना में बहुत ही स्लो रेट से रेस्पिरेशन करते हैं। केवल फोटोसिंथेसिस के दौरान गैसेस का लार्ज वॉल्यूम एक्सचेंज होता है,
तथा इस पीरियड के दौरान प्रत्येक लीफ अपनी आवश्यकता के लिए वेल अडेप्टेड होती है। जब सेल फोटोसिंथेसिस कर रही होती है तब सेल में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी समस्या नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन सेल के अंदर रिलीज होती रहती है। थर्ड, लार्ज बल्कि प्लांट में भी गैसेस का डिफ्यूजन बहुत अधिक दूरी तक नहीं होता है। प्लांट्स में प्रत्येक लिविंग सेल प्लांट की सरफेस के बिल्कुल पास स्थित होती है। यह लीव्स के लिए सच है। आप पूछ सकते हैं कि थिक बॉडी स्टेम तथा रूट में क्या होता है। स्टेम में लिविंग सेल्स बाग के नीचे तथा अंदर थिन लेयर के रूप में ऑर्गेनाइज रहती हैं। इनमें भी ओपनिंग होती है जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। इंटीरियर की सेल्स डेड होती हैं तथा सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। प्लांट्स की मोस्टली सेल के सरफेस का कुछ पार्ट एयर के कांटेक्ट में रहता है। यह लीव्स, स्टेम तथा रूट में पेरेन्काइमल सेल की लूज पैकिंग के द्वारा आसान हो जाता है, जो एयर स्पेस को एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क प्रदान करती है। ग्लूकोज के कंप्लीट कंबशन से एंड प्रोडक्ट के रूप में CO2 एंड H2O के साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी का मोस्टली भाग हीट के फॉर्म में निकलता है। C6H12O6 प्लस 6O2 मिलकर बनाते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। यदि यह एनर्जी सेल के लिए यूजफुल है तो इस एनर्जी का उपयोग सेल में दूसरे आवश्यक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में होना चाहिए। प्लांट सेल इस तरह भोजन बनाती है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कैटाबोलाइज होने से निकलने वाली एनर्जी पूरी एनर्जी हीट के रूप में ना निकल पाए। मेन बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन एक सिंगल स्टेप में ना होकर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। कुछ स्टेप्स इतने बड़े होते हैं कि उससे निकलने वाली पर्याप्त एनर्जी ATP की सिंथेसिस में उपयोग आ जाती है। ये कैसे होता है? वास्तव में रेस्पिरेशन की यही स्टोरी है। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है तथा CO2 एंड H2O एंड एनर्जी प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होते हैं। कंबशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कुछ सेल ऑक्सीजन की प्रेजेंस तथा अब्सेंस दोनों में ही जीवित रह सकती हैं। क्या आप ऐसी सिचुएशन एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में सोच सकते हैं जहां O2 अवेलेबल नहीं होती है? विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि इस प्लेनेट की पहली सेल ऐसे एटमॉस्फेयर में थी जहां ऑक्सीजन नहीं थी। आज के समय में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म एनॉर्बिक कंडीशन के लिए अडेप्टेड हो चुके हैं। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म फैकल्टिव एनएरियोब्स होते हैं जबकि कुछ ऑब्लिगेट एनएरियोब्स होते हैं। किसी भी केस में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम मशीनरी होती है जो ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की सहायता से पार्शली ऑक्सीडाइज करती है। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.2 ग्लाइकोलिसिस के बारे में। हेडिंग 14.2 ग्लाइकोलिसिस, चलिए शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस शब्द की ओरिजिन ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस शुगर एवं लिसिस मतलब स्प्लिटिंग से हुई है। ग्लाइकोलिसिस की स्कीम गुस्ताव एम्पटन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नास के द्वारा की गई, इसलिए ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं। एनॉर्बिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ यही प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है तथा ग्लाइकोलिसिस सभी ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन द्वारा पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। प्लांट में ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सुक्रोज फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। सुक्रोज इन्वर्टरेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आसानी से ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर कर जाते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम की एक्टिविटी द्वारा फॉस्फोराइलेटेड होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म आइसोमराइज होकर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की मेटाबॉलिज्म के सब्सिक्वेंट आगामी स्टेप सेम होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट स्टेप को फिगर 14.1 में दिखाया गया है। ग्लाइकोलिसिस 10 रिएक्शन की एक चेन है जो डिफरेंट एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होती है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट स्टेप की स्टडी के दौरान उन स्टेप पर ध्यान दें जिनमें ATP का यूटिलाइजेशन एंड ATP तथा NADH प्लस H पॉजिटिव की सिंथेसिस होती है। ATP 2 स्टेप में यूज़ होता है। फर्स्ट, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन एंड सेकेंड, दूसरा जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है तब।
फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूटकर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तथा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड PGAL बनाता है। एक ऐसा स्टेप होता है जब NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है। वह स्टेप है जब 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड PGAL का 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट BPGA में कन्वर्जन होता है। जब PGAL का BPGA में कन्वर्जन होता है तब NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है। PGAL से दो रिडॉक्स इक्विवेलेंट दो हाइड्रोजन एटम के फॉर्म रूप में अलग होकर NAD पॉजिटिव की एक मॉलिक्यूल की ओर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। PGAL ऑक्सीडाइज हो जाता है तथा यह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर BPGA में कन्वर्ट हो जाता है। BPGA का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्जन भी एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। यह एनर्जी ATP फॉर्मेशन के द्वारा ट्रैप कर ली जाती है। दूसरा ATP PEP से पायरुविक एसिड में कन्वर्जन के दौरान बनता है। क्या तुम यह कैलकुलेट कर सकते हो कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP मॉलिक्यूल डायरेक्टली बनते हैं? ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट पायरुविक एसिड होता है। पायरुवेट का मेटाबॉलिक भविष्य क्या होगा? यह सेलुलर नीड पर निर्भर करता है। 3 मेजर रास्ते हैं जिनमें डिफरेंट सेल ग्लाइकोलिसिस द्वारा बने पायरुविक एसिड को हैंडल करती है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। नंबर 1 लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, नंबर 2 एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड नंबर 3 एरोबिक रेस्पिरेशन। कई प्रोकैरियोट तथा यूनिसेलुलर यूकैरियोट में एनएरोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप CO2 तथा वाटर बनने से ऑर्गेनिज्म में क्रेब साइकिल चलती है, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 की आवश्यकता होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.3 फर्मेंटेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग 14.3 फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का एनएरोबिक कंडीशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। फर्मेंटेशन में रिएक्शन के डिफरेंट स्टेप द्वारा पायरुविक एसिड CO2 तथा एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज तथा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ बैक्टीरिया में पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेप फिगर 14.2 में दिखाए गए हैं। एनिमल की मसल सेल में फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान जब सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब पायरुविक एसिड लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक एसिड में रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट NADH प्लस H पॉजिटिव होता है, जो दोनों प्रोसेसेस में NAD पॉजिटिव में रीऑक्सीडाइज हो जाता है। लैक्टिक एसिड तथा अल्कोहल फर्मेंटेशन दोनों में पर्याप्त एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ग्लूकोज से 7% से कम एनर्जी रिलीज होती है तथा इसकी पूरी एनर्जी का उपयोग ATP के फॉर्मेशन में नहीं हो पाता है। ATP में हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। एसिड या अल्कोहल बनाने वाली प्रोसेस खतरनाक होती हैं। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनने के दौरान कितने नेट ATP की सिंथेसिस होती है? ग्लाइकोलिसिस के दौरान यूज़ होने वाली ATP की संख्या घटाकर कैलकुलेट करें कि कितने ATP की सिंथेसिस होती है। जब अल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक हो तो ईस्ट के लिए यह डेथ का कारण बन जाती है। नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस में अल्कोहल की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? क्या आप सोच सकते हैं कि अल्कोहलिक बेवरेजेस में अल्कोहल की मात्रा इसमें स्थित अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन से अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? वह कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तथा इस दौरान रिलीज्ड एनर्जी सेलुलर मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता के अनुसार बहुत से ATP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करती है। यूकैरियोट में ये सभी स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होते हैं तथा इसके लिए O2 की आवश्यकता होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें O2 की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप CO2, H2 एंड बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रकार का रेस्पिरेशन कॉमनली हायर ऑर्गेनिज्म में मिलता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.4 एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। हेडिंग 14.4 एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए शुरू करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है।
एरोबिक रेस्पिरेशन के क्रूशियल इवेंट निम्नलिखित हैं। सभी हाइड्रोजन एटम के स्टेप वाइज रिमूवल द्वारा पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे CO2 के 3 मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। हाइड्रोजन एटम से रिमूव हुए इलेक्ट्रॉन O2 मॉलिक्यूल की ओर जाते हैं, जिसके साथ साथ ATP सिंथेसिस होती है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की पहली प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, जबकि दूसरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर कंप्लीट होती है। साइटोसोल में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप पायरुवेट बनता है। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है, जिसका पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम से कैटालाइज्ड रिएक्शन के कंप्लीट सेट द्वारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज द्वारा कैटालाइज्ड रिएक्शन में कई एंजाइम भाग लेते हैं, एग्जाम्पल NAD पॉजिटिव एंड कोएंजाइम A। पायरुविक एसिड प्लस COA बोले तो कोएंजाइम A प्लस NAD पॉजिटिव मैग्नीशियम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में मिलकर बनाते हैं एसिटिल कोएंजाइम A प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव। इस प्रोसेस के दौरान पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के कैटाबॉलिज्म इस प्रोसेस के दौरान पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म से NADH के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस के दौरान पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म से NADH के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। एसिटिल कोएंजाइम एक साइक्लिक पाथवे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर करता है, जिससे साइंटिस्ट हैंस क्रेब के नाम पर कॉमनली क्रेब साइकिल कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.4.1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक एसिड के बारे में। हेडिंग 14.4.1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। चलिए शुरू करते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की शुरुआत एसिटिल ग्रुप के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OOA तथा वाटर के साथ कंडेंसेशन से होता है तथा सिट्रिक एसिड बनता है। यह रिएक्शन सिट्रेट सिंथेसिस नामक एंजाइम द्वारा कैटालाइज्ड होती है तथा कोएंजाइम A का 1 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट एसिड के रूप में आइसोमराइज हो जाता है। सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट एसिड के रूप में आइसोमराइज हो जाता है। इसके पश्चात डीकार्बोक्सिलेशन के 2 लगातार स्टेप के फलस्वरूप अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड तथा उसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल के बचे हुए स्टेप में सक्सिनिल कोएंजाइम में ऑक्सीडाइज्ड होकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OOA बनाता है, जो साइकिल को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड के कन्वर्जन के दौरान GTP का 1 मॉलिक्यूल बनता है। इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एक कपल्ड रिएक्शन में GTP से GDP बनता है तथा साथ ही ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। TCA साइकिल में 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जहां NAD पॉजिटिव NADH प्लस H पॉजिटिव में रिड्यूस हो जाता है तथा एक पॉइंट पर FAD पॉजिटिव FADH2 में रिड्यूस हो जाता है। TCA साइकिल द्वारा एसिटिल कोएंजाइम A के कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड्स के रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड TCA साइकिल का फर्स्ट मेंबर होता है। इसके साथ साथ NADH से NAD पॉजिटिव तथा FADH2 से FAD पॉजिटिव के रीजनरेशन की भी आवश्यकता होती है। अतः रेस्पिरेशन की इस फेज के इक्वेशन को शॉर्ट में लिखते हैं। पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD पॉजिटिव प्लस FAD पॉजिटिव प्लस 2 H2O प्लस ADP प्लस PI माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की प्रेजेंस में मिलकर बनाते हैं 3 CO2 प्लस 4 NADH प्लस 4 H पॉजिटिव प्लस FADH2 प्लस ATP। हम जानते हैं कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से CO2 निकलती है। NADH प्लस H पॉजिटिव के 8 मॉलिक्यूल FADH2 के 2 मॉलिक्यूल तथा ATP के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। आपको सरप्राइज हो रहा होगा कि अभी तक रेस्पिरेशन की चर्चा के दौरान ना तो O2 की चर्चा हुई, ना ही ATP के बहुत सारे मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की चर्चा हुई। NADH प्लस H पॉजिटिव तथा FADH2 का क्या रोल है? अब हमें समझना होगा कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रोल तथा ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.4.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अगले स्टेप में NADH प्लस H पॉजिटिव तथा FADH2 में स्टोर एनर्जी रिलीज बाय यूटिलाइज करना है। यह तब अकम्पलिश्ड होता है जब NADH प्लस H पॉजिटिव तथा FADH2 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा ऑक्सीडेशन होता है तथा इलेक्ट्रॉन O2 पर चले जाते हैं, जिससे H2O का फॉर्मेशन होता है। मेटाबॉलिक पाथवे जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे पर पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS कहते हैं। ETS माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट यूबी क्यूनोइन के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। यूबी क्यूनोइन FADH2 के द्वारा रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स प्राप्त करता है। FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकेंड सिट्रिक एसिड साइकिल में सक्सिनेट के ऑक्सीडेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है। रिक्वायर्ड यूबीक्विनोल इलेक्ट्रॉन के साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स द्वारा साइटोक्रोम C की ओर ट्रांसफर कर ऑक्सीडाइज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम C एक स्मॉल प्रोटीन है जो इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर अटैच्ड रहती है। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 तथा कॉम्प्लेक्स 4 के बीच ट्रांसफर करने के लिए मूविल कैरियर के रूप में काम करता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स है जिसमें साइटोक्रोम A, A3 तथा 2 CU सेंटर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक कैरियर से दूसरे कैरियर तथा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 के द्वारा पास होते हैं, तब वे ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स 5 से कपल्ड होकर ADP व इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का फॉर्मेशन करते हैं। इस दौरान बनने वाले ATP मॉलिक्यूल की संख्या इलेक्ट्रॉन डोनर के नेचर पर डिपेंड करती है। NADH के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से ATP के 3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जबकि FADH2 के एक मॉलिक्यूल से ATP के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेशन की एरोबिक प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंप्लीट होती है तथा प्रोसेस के टर्मिनल स्टेज में ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड रहता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाइटल है क्योंकि यह पूरे सिस्टम में H2 के रिमूवल कर पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करती है, संचालित करती है। ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में काम करती है। फोटोफॉस्फोराइलेशन के अपोजिट, जहां प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्मेशन में लाइट एनर्जी का उपयोग फॉस्फोराइलेशन के लिए होता है। रेस्पिरेशन में सेम प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन द्वारा एनर्जी की पूर्ति होती है, जिसके कारण इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। मेम्ब्रेन से जुड़ी ATP सिंथेसिस की मैकेनिज्म के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे पिछले चैप्टर में कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस द्वारा बताया गया था। जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान रिलीज एनर्जी का यूज ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स 5 की सहायता से ATP की सिंथेसिस में होता है। ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स में 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, F0 व F1। F1 हेड पीस पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तथा ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। F0 F0 एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो चैनल बनाती है, जिसके द्वारा प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। ATP प्रोडक्शन करने के लिए प्रोटॉन के पैसेज को केमिकल के द्वारा F1 की कैटालिटिक साइट से कपल्ड कर दिया जाता है। बनने वाले प्रत्येक ATP के लिए 2H पॉजिटिव इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ F0 के द्वारा पास होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.5 दी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक ऑक्सीडाइज्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनने वाले नेट ATP की कैलकुलेशन करना अब पॉसिबल है, बट रियलिटी में यह एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज ही रह गया है। यह कैलकुलेशन कुछ निश्चित अजम्पशन के बेस पर ही की जा सकती है। यह एक सिक्वेंशियल अच्छी तरह व्यवस्थित तथा फंक्शनल पाथवे है, जिसमें एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर TCA साइकिल तथा ETS पाथवे एक के बाद एक आते हैं। ग्लाइकोलिसिस में सिंथेसिस होने वाला NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहां उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। पाथवे के कोई भी इंटरमीडिएट दूसरे कंपाउंड के फॉर्मेशन के उपयोग में नहीं आते हैं। रेस्पिरेशन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है।
कोई दूसरा अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट पाथवे के किसी भी इंटरमीडिएटरी स्टेज में एंटर नहीं करता है। हालांकि इस प्रकार के अजम्पशन लिविंग सिस्टम में रियली वैलिड नहीं होते हैं। सभी पाथवे एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ साइमल्टेनियसली काम करते हैं। पाथवे में सबस्ट्रेट आवश्यकता अनुसार बाहर व अंदर आ जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार एटीपी का यूज हो सकता है। एंजाइमेटिक रेट को कई मेथड द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। फिर भी यह एक्सरसाइज करना यूजफुल है क्योंकि लिविंग सिस्टम में एनर्जी के एक्सट्रैक्शन एवं स्टोरेज हेतु इसकी एफिशिएंसी सराहनीय एप्रिसिएबल है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से एटीपी के 36 मॉलिक्यूल का नेट गेन होता है। अब हम फर्मेंटेशन तथा एरोबिक रेस्पिरेशन का कंपेयर करें। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में यह कम्प्लीटली CO2 तथा H2O में टूट जाता है। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड बनने के दौरान एटीपी के 2 मॉलिक्यूल का नेट गेन होता है जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी के अधिक मॉलिक्यूल बनते हैं। फर्मेंटेशन में NADH का NAD पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्लो रेट से होता है जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में यह रिएक्शन बहुत फास्ट रेट से होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.6 एम्फीबोलिक पाथवे के बारे में। एम्फीबोलिक पाथवे ब्रीदिंग के लिए फेवर्ड सबस्ट्रेट ग्लूकोज होता है। रेस्पिरेशन में यूज होने से पहले सभी कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। दूसरे सबस्ट्रेट भी रेस्पिरेशन में प्रयोग हो सकते हैं किंतु रेस्पिरेशन के पहले स्टेप में यूज नहीं होते हैं। फिगर 14.6 को देखिए कि डिफरेंट सबस्ट्रेट रेस्पिरेटरी पाथवे में कहाँ उपयोग होते हैं। फैट सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में टूट जाता है। यदि फैटी एसिड रेस्पिरेशन में यूज होता है तो वो पहले एसिटिल कोएंजाइम में बनकर पाथवे में एंटर करता है। ग्लिसरॉल पहले PGAL में कन्वर्ट होकर रेस्पिरेशन पाथवे में एंटर करता है। प्रोटीन प्रोटीएज नामक एंजाइम द्वारा डिग्रेड होकर एमिनो एसिड बनाते हैं। प्रत्येक अमीनो एसिड डीएमिनेशन के बाद अपने स्ट्रक्चर के बेस पर क्रेब साइकिल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस में एंटर करता है। चूँकि रेस्पिरेशन के दौरान सबस्ट्रेट टूटते हैं अतः रेस्पिरेटरी प्रोसेस ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से कैटाबॉलिक प्रोसेस है तथा रेस्पिरेटरी पाथवे कैटाबॉलिक पाथवे है। किंतु क्या आप इसे ठीक समझते हैं? अब डिस्क्राइब्ड डिफरेंट सबस्ट्रेट एनर्जी रेस्पिरेटरी पाथवे में कहाँ एंटर करते हैं। यह जानना जरूरी है कि ये कंपाउंड एवं सबस्ट्रेट बनाने के लिए रेस्पिरेटरी पाथवे से अलग होंगे। रेस्पिरेटरी पाथवे में सबस्ट्रेट के रूप में यूज होने से पहले फैटी एसिड एसिटिल कोएंजाइम A में ब्रेक हो जाता है। जब ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड को सिंथेसाइज करना होगा तो वह एसिटिल कोएंजाइम A को रेस्पिरेटरी पाथवे से विड्रॉ कर सकता है। फैटी एसिड के सिंथेसिस तथा ब्रेकडाउन से दौरान रेस्पिरेटरी पाथवे का यूज होता है। इसी प्रकार प्रोटीन की सिंथेसिस तथा ब्रेकडाउन के दौरान भी रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट लिंक बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्रेकिंग डाउन को कैटाबॉलिज्म तथा सिंथेसिस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। चूँकि रेस्पिरेटरी पाथवे में कैटाबॉलिज्म तथा एनाबॉलिज्म दोनों होते हैं इसलिए रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे कहना उचित होगा, ना कि कैटाबॉलिक पाथवे। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.7 रेस्पिरेटरी क्यूसेंट के बारे में। रेस्पिरेटरी क्यूसेंट। अब रेस्पिरेशन के दूसरे पक्ष को देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होती है एंड CO2 रिलीज्ड होती है। रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज हुई CO2 तथा कंज्यूम्ड ऑक्सीजन के रेशियो को रेस्पिरेटरी क्यूसेंट RQ या रेस्पिरेटरी रेशियो कहते हैं। RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 एवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। RQ रेस्पिरेशन के दौरान यूज होने वाले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। जब कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट के रूप में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो रेस्पिरेटरी क्यूसेंट 1 होता है क्योंकि CO2 व O2 इक्वल अमाउंट में इवॉल्व्ड तथा कंज्यूम होता है, जैसे कि इक्वेशन में स्पष्ट है। C6H12O6 प्लस 6O2 मिलकर बनाते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। रेस्पिरेटरी क्यूसेंट इज इक्वल टू 6CO2 बाई 6O2 मिलकर बनाता है 1। जब फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज होता है तो रेस्पिरेटरी क्यूसेंट 1 से कम होता है। फैटी एसिड ट्राइपामेटिन के लिए कैलकुलेशन है रेस्पिरेटरी कोशिएंट 0.7। जब प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज होता है तब रेस्पिरेटरी क्यूसेंट 0.9 के लगभग होता है। प्रोटीन रेस्पिरेटरी कोशिएंट इज इक्वल टू 0.9। यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अक्सर एक से अधिक होते हैं। प्योर प्रोटीन व फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कभी यूज नहीं होते हैं।
आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।